हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आज आप लोगों को क्लास फर्स्ट कराने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आइए शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट को, यानी पेपर फर्स्ट की क्लास फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जल्दी से और शुरू हो जाइए। और चलिए शुरू करते हैं कि आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगी। तो सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा मैं आपको सिलेबस बता चुकी हूं, और ये पेपर कितने नंबर का होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में, यानी जो इससे पहले मैंने वीडियो दी थी, उसमें मैंने सारा पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यानी पेपर फर्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो आज मैं आपको इसमें 2 चैप्टर पढ़ाऊँगी, चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड। तो चैप्टर फर्स्ट जो है, यानी जो लेसन फर्स्ट है, ये पार्ट आपका पहला है, उसमें है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ यानी प्राचीन और अर्वाचीन कौन सा अर्थ है और उसके महत्व ये बताऊंगी। और जो दूसरा आपका चैप्टर है, शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये दोनों चैप्टर आपके आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके और आप जल्दी से उस नोटिफिकेशन को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और उसका क्या महत्व है। और ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा के महत्व, उसका अर्थ और उसके कार्य बताइए। क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझाऊंगी, और हर एक जो आपके जितने भी टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो साथ ही साथ मैं आपको समझाती चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। किसी भी आपके पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सभी को मैं समझाती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका पहला जो आपका लेसन था, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं उसके महत्व बताइए। तो अगर आपसे पूछता है कि शिक्षा की संकल्पना, उसका अर्थ या एवं उसके महत्व को बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षा की संकल्पना के बारे में समझाइए, या आपसे क्वेश्चन करता है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, या आपसे क्वेश्चन करता है कि शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए या शिक्षा के महत्व को बताइए। तो आपका उत्तर एक ही है, इसीलिए मैंने इसको एक में ही लिखा है। तो आपको कैसे बताना है, क्या बताना है, तीनों में से कुछ भी पूछता है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य का पूरी तरीके से विकास होता है। ठीक है, शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य के सर्वगीण विकास करती है, संपूर्ण विकास करती है, उसके विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। यानी शिक्षा क्या करती है, स्वयं को, यानी मनुष्य शिक्षा के द्वारा स्वयं को पहचानता है और अपनी शक्तियों का, जैसे आप तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, या कोई भी आपके अंदर जिज्ञासा होती है, उन सभी को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके, ठीक है, उसके अंदर के विचारों को, उसकी भावनाओं को प्रकट करके क्या करती है, उसकी आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो बौद्धिक या आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने या उसको प्रकट करने में योग देने वाली एक क्रिया है, या उसको सहारा देने वाली एक क्रिया होती है, या उसको जोड़ने वाली एक क्रिया होती है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाती है, एक ऐसा बदलाव लाती है जिससे वह निरंतर या हमेशा या धीरे धीरे उसके अंदर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहता है, धीरे धीरे वो विकास करता रहता है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिक्षा की संकल्पना या अर्थ या उसके महत्व पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूरी तरीके से अभिव्यक्ति करती है, पूरी तरीके से उसका विकास करती है, और ये मनुष्य को स्वयं पहचानने और उसके अंदर की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा ये क्या करती है, ये आंतरिक गुणों को प्रखर करती है, उसको निखारती है और उसकी आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है। और दूसरे शब्दों में क्या कहा, दूसरे शब्दों में ये कहा कि शिक्षा बालक के चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो या बौद्धिक हो या कोई भी विकास हो या आंतरिक ज्ञान हो, उसको बाहर लाने या उसको प्रकट करने में योग देने वाली एक क्रिया है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो आप उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से आप उसको पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं। तो शिक्षा यही काम करती है कि उसके आंतरिक गुणों को, उसके आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है, उसको बाहर प्रकट करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, इसका अर्थ क्या है और इसका क्या महत्व है। अगला है शिक्षा की परिभाषा। ये आपके 1 नंबर में पूछता है कि शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो शिक्षा की परिभाषा प्लेटो का कथन है कि, यानी प्लेटो के अनुसार कहा गया है, यानी प्लेटो ने कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। यानी कि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, वो हमारी गलतियों को, अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो वो हमारे अंदर की जो गलतियां हैं वो क्या, किसके द्वारा पता चल जाती हैं कि हम अंदर, अज्ञान समस्त व्यक्तियों का मूल कारण है। यानी एक अज्ञानी व्यक्ति होना, या अज्ञानी से क्या होता है, जितनी भी हमारे अंदर गलतियां हैं, विपत्तियां, उनका एक मूल कारण होती है। उससे हमें पता चल जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर शिक्षा है या नहीं है। ठीक है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। तो प्लेटो का कहना है कि अज्ञान जो होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, उनके अंदर की जितनी भी विपत्तियां हैं, यानी समस्त विपत्तियों का मूल कारण ये है कि अज्ञानी रहने से अच्छा है कि आपके पढ़े लिखे ना होने से अच्छा है कि आप जन्म ही ना लें। इसलिए ये कहा गया है कि प्लेटो का कहना है कि शिक्षा का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें इससे अच्छा है कि हम अज्ञानी रहें, हमारे अंदर ज्ञान ना रहे, इससे अच्छा हम जन्म ना लें। तो क्या है, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें शिक्षा यानी हमारे अंदर ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है महर्षि वेदव्यास जी का कथन है। महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा है कि महर्षि वेदव्यास जी का कथन यह है कि ज्ञान यानी शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, अपितु वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना सिखाता है। यानी कि महर्षि वेदव्यास जी ने, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, इन्होंने कहा है कि ज्ञान या शिक्षा जो है वो जीवन को केवल सीधा रास्ता ही नहीं दिखाता, वो सही रास्ता ही नहीं बताता है, बल्कि वो क्या करता है, व्यक्ति को सही तरीके से बोलना, उसको सही तरीके से चलना, उसके सही तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना, ये सभी कुछ सिखाता है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर अच्छी तरीके से बातचीत करना, बोलना, ठीक है, चलना, व्यवहार करना, ये सभी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगला है शिक्षा के कार्य एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा के क्या कार्य हैं और उसके क्या क्या महत्व है, तो चलिए देखते हैं। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित विकास किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्निहित शक्तियाँ मतलब कि जैसे आप कोई कल्पना करते हैं या कोई विचार करते हैं या कोई कुछ सोचते हैं या कोई चिंतन करते हैं, ठीक है, या कोई मनन करते हैं या कोई तर्क करते हैं या कोई भी जिज्ञासा आपके अंदर होती है, तो उन सभी शक्तियों का विकास किसके द्वारा संभव है, शिक्षा के द्वारा संभव है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित विकास किया जाता है, जैसे कल्पना, तर्क, जिज्ञासा, चिंतन आदि शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा संभव है। अगला पॉइंट है शिक्षा व्यक्ति का विकास करके उसे प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो उसमें वो उसे क्या करती, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो नैतिक हो, किसी भी तरीके का क्षेत्र हो उसमें उसे वो सक्षम बनाती है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक जीवन सुखमय और आनंद व्यतीत होता है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक जीवन उसका सुखमय बीतता है, वो सुख भरा जीवन हो जाता है। अगर पढ़ा लिखा है तो उसके रहने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके सोचने का तरीका क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से उसका जीवन भी सुखमय और आनंद व्यतीत होता है।
अगला है पॉइंट, शिक्षा के द्वारा सामाजिक भावना का विकास होता है। ठीक है, जैसे सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया आदि का विकास होता है। तो सामाजिक भावना का यहाँ पर अंतर क्या बताया है कि किसी के प्रति आपके अंदर प्रेम होगा, दया आएगी। ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, अगर आप अज्ञानी हैं तो आप समझ लीजिए एक जानवर के समान है, आपके अंदर कोई भी क्या है, कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी दया नहीं आएगी। अगर आप एक पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया जैसी अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। अगला है, शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक का विकास होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उत्तम नागरिक है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की आधारशिला क्या होती है, उत्तम नागरिक है। और शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और विचारों का ज्ञान कराया जा सकता है। ठीक है, एक शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक व्यक्ति को उसके कर्तव्य और उसके विचारों का ज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों का विकास होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उत्तम नागरिक है और शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और विचारों का ज्ञान कराया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि शिक्षा का क्या अर्थ है, उसकी क्या संकल्पना है, क्या उसका महत्व है, क्या क्या परिभाषाएं हैं। देखिए, मैंने 2 परिभाषा दी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। ये 1 नंबर में यानी बहुविकल्पी में भी पूछी जाती है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछी जाती है। प्लेटो की और महर्षि वेदव्यास जी की ये जो आपकी परिभाषा है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, इसीलिए मैंने इन 2 परिभाषाओं को आपके सामने रखा। और इनकी परिभाषाएं कितनी ईजी है, कितनी सरल है। नेक्स्ट आपका शिक्षा के कार्य एवं महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लास कवर करा रही हूँ तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ। क्लास के अंदर भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं को मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि फालतू पढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको जॉब लेनी है, तो आप क्या करें, उतना ही पढ़ें। कहते हैं कि कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, तो इसी तरीके से मैं आपको स्टडी कराती हूँ। अगला आपका है वर्तमान भारत में, ये आपका दूसरा चैप्टर है। ये चैप्टर दूसरा है आपका, यानी ये आपका लेसन 2 है, यानी आपका पार्ट 2 है आपका। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ये आपका दूसरा पार्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है दर्शन। दर्शन के द्वारा क्या होता है, शिक्षा उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तित्वता का विकास, संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गान्तीकरण और समन्वयन तथा प्रजाति प्रगति की प्राप्ति ही शिक्षा के उद्देश्य थे। परंतु आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण तथा आत्म आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास आदि शिक्षा के उद्देश्य थे। यानी दर्शन में ये कहा गया है कि शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो प्रकृतिवादी जो थे वो आत्म अभिव्यक्तित्व थे, अपने पे विश्वास रखते थे, व्यक्तित्व पर विश्वास रखते थे, संबद्ध क्रियाओं का निर्माण करना, प्रवृत्तियों का शोधन करना और मार्गान्तीकरण और समन्वयन तथा प्रजाति प्रगति की शिक्षा के उद्देश्य थे। लेकिन जो आदर्शवादी थे उनके अनुसार शिक्षा कैसी थी, ये आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण करती थी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास आदि शिक्षा के उद्देश्य थे। जीवन दर्शन दूसरा है पॉइंट, जीवन दर्शन। तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति, कुछ अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, तो सभी के जीने का, सभी के रहने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो रहने का तरीका होता है, रहने का ढंग होता है, वो एक अलग ही तरीके से होता है। ठीक है, तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, गांधी जी क्या करते थे, दूसरों पर बहुत दया करते थे, बहुत दूसरों से प्रेम करते थे। उन्होंने सही मार्ग सिखाया, सही मार्गदर्शन सिखाया कि सही रास्ते पर चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें गांधी जी को एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि उनके लिए दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट है। अगला है राजनैतिक विचारधारा। तो राजनैतिक विचारधारा में भी आपको पता है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
तो शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों पर तत्कालीन सरकार का प्रभाव पड़ता है। यानी राजनैतिक विचारधारा का भी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके ही द्वारा ही वो क्या करती है, वो अपने ही अनुरूप से शिक्षा को ढांचे का गठन करती है, शिक्षा को अपने ही अनुरूप ढालती है। अगला है सामाजिक विचारधारा। तो सामाजिक विचारधारा में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उसके जीवन यापन के साधना जुटाना मात्र है। ठीक है। शिक्षा में आर्थिक दशाएं किस तरीके से होती हैं, यानी आर्थिक दशाओं में शिक्षा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। यानी जहाँ जहाँ जिसकी आर्थिक स्तर होगा वहाँ वहाँ शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित करता है। जैसे भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्यों को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप योजना केवल योजना के रूप में ही रह जाएगी, व्यवहारिक रूप में नहीं अपनाई जा सकती है। तो ये थे आपके शिक्षा के उद्देश्य, यानी वर्तमान भारत में उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले ये सब कारक थे। दर्शन, जीवन दर्शन, राजनैतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और आर्थिक दशाएं, ये सब आपके शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ये मैंने आपको विद क्या बोलते हैं हेडिंग के माध्यम से आपको समझाया, ताकि क्या करते हैं आप वहाँ पर हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्य। तो आपके आज लेसन 1 और लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन्हीं को मैंने आपको कराया। और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराती हूँ वो SCERT और आपकी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपको 6 to 8 जो आपकी SCERT की जो बुक आती हैं उनसे मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होती हैं। वो आपके टेट और सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होती है। तो इसलिए मैं उसके माध्यम से पढ़ाती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं क्लास 2 में, यानी क्लास 2 यानी कि आपका चैप्टर 3 जो मैं आपको कराऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% उसमें से क्वेश्चन आता है कि उसमें क्या होता है, शिक्षा के क्या प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। और शिक्षा के प्रकार जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, इनके बारे में आपको बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।